Hello everyone. Today we are going to discuss the topic specification in module 1. As we discussed earlier, the introduction of estimates and specification general. It means मॉड्यूल 1 हमारा दो टॉपिक कवर करेगा. पहला तो आपका ये कवर करेगा कि एस्टिमेशन का बेसिक्स क्या है, क्वांटिटी सर्वे एंड एस्टिमेशन इन सबका बेसिक्स क्या है, जो कि हम पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मॉड्यूल 1 के ही सेकंड पोर्शन में आपका जो मेन टॉपिक आएगा दैट इज स्पेसिफिकेशन. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पर्पस एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन. बाय दिस we can clearly say that specification is basically is of two types. First one is general specification and second one is detailed specification. And उसके बाद में detailed specification for various items of work. It means आपको कोई एक बड़ा काम करना है, बड़ा काम in the sense एक 3 BHK मान लीजिए कंस्ट्रक्ट कराना है पूरा, उसके लिए आप कई सारे पोर्शन में अलग अलग कई सारे कामों को डिवाइड करेंगे. उसको आप बोलेंगे अलग अलग वर्क डिवीजन या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं. तो हर एक वर्क का अलग अलग डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपको कुछ ना कुछ देना होता है, उसी को आप कहेंगे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन. उसके बारे में हमें डिटेल. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक स्पेसिफिकेशन. एज वी ऑल नो, the specification gives the natural and class of the work and material in general terms. सिंपली अगर इस लाइन को समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रिक जो आता है आपका कंस्ट्रक्शन में, कहते नहीं टाइप ए 1 2 3 कौन सी क्लास का ब्रिक है आपका. सो वो क्लास आपका डिफाइन करता है कि कौन सा ब्रिक वर्क किस काम के लिए यूज करेंगे आप. जैसे मान लीजिए आपको बेसिकली पार्टीशन वॉल बनाना है, तो उसके लिए आप बेसिक टर्मिनोलॉजी साइड पे यूज होती है वो आप लाल पेटी यूज करते हैं. इसके अलावा अगर आपको ब्रिक का ही छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अगर आपको फर्श करना है या लेयरिंग बिछानी है किसी चीज की, तो आप नॉर्मल टाइप 3 ब्रिक भी यूज कर सकते हैं. वही यहाँ पे बताया गया है कि जनरल और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में कि जो स्पेसिफिकेशन है वो आपका किस टाइप का काम है, आपका किस टाइप की बिल्डिंग बन रही है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास 1 2 3 जो भी है, और उसमें कौन कौन सा किस क्लास का मटेरियल यूज हुआ है. ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन टर्म को यहाँ पे दर्शाता है. ओके. और ये जो आप काम लेके चलेंगे ये फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट, it is a short description of different parts of work specifying materials, proportions, qualities, etc. General specifications gives general idea of the whole work or structure and are useful for preparing for estimate. Clearly अगर आपके पास estimate, आपको किसी भी स्ट्रक्चर का एक एस्टिमेट निकालना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है. वो तो बेसिक बात होगी. सेकंड थिंग आपकी ये आती है कि आप वर्क कौन से क्लास का कराना चाहते हैं. जितना अच्छे क्वालिटी का आप वर्क कराओगे उतना ही अच्छा आपको, उतने ही ग्रेड का या उतने ही अच्छे ग्रेड का आप मटेरियल यूज करेंगे और वो ओवरऑल आपका कॉस्ट अफेक्ट करेगा आपके होल स्ट्रक्चर की. अब बात करते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की. डिटेल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो बेसिकली शो हुआ है वो है एक्सकेवेशन के लिए, फिलिंग के लिए और बैक फिलिंग के लिए. एक्सकेवेशन हमारा पहला पार्ट होता है किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले. जो पहला काम आप करेंगे वो वहां पे फाउंडेशन देने के लिए जमीन को एक्सकवेट करेंगे या डिग करेंगे. क्लियर. इसका कुछ स्कोप है उसको पढ़ लेते हैं. आइए. द स्कोप फॉर वर्क कवर्ड अंडर दिस स्पेसिफिकेशन pertain to excavation of foundation, trenches, pits and poor areas in all sorts of soil, soft and hard rock, correct to dimension given in the drawing including shoring. So basically यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो स्पेसिफिकेशन है वो आप मेनली कहाँ करेंगे? एक्सकेवेशन में, फिलिंग में और बैक फिलिंग में. बैक फिलिंग में सेकंड आपका आ जाएगा side clearance. Before the earthwork is started, the area coming under cutting and filling shall be cleared of all obstruction, loose stones, shrubs, rank vegetation, grass, bushes and rubbish removed up to a distance of 150 meters outside the periphery of the area under clearance. This work is deemed to be included in the earthwork items rate and no separate payment will be admissible. इट मीन्स कि अगर आपको मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का कोई एक एरिया कंस्ट्रक्ट करना है तो आप उससे एटलीस्ट
यहाँ तो बड़ी साइट की बात की गई, उसके कुछ उसकी पेरिफेरी से थोड़ा एरिया ज्यादा उसको आप क्लियर कर दें, क्योंकि वहां पे आपकी ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आने चाहिए। इसलिए मटेरियल वहां पे अगर आएगा तो वो कहाँ पे गिरेगा, उसके लिए आपको जगह चाहिए। और इस तरह के कई सारे फ्लॉज आते हैं, इसके लिए आपको जो आपकी साइड होती है उसके पेरिफेरी से थोड़ा डिस्टेंस दूर तक आपको कुछ ना कुछ वहां पे एरिया क्लियर रखना पड़ता है। ये जो सारे टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लूज स्टोन, श्रब्स, रैंक, वेजिटेशन, इन्हीं को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि रूट्स एंड वेजिटेशन क्लियरेंस, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे या घास और ज्यादा निकली है, जंगल का एरिया है मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको वहाँ पे वो क्लियरेंस चाहिए। सेकेंड वन इज सेटिंग आउट एंड मेकिंग प्रोफाइल्स। Masonry or concrete pillars will be erected at suitable points in the area to serve as benchmarks for the execution of the work. These benchmarks shall be connected with GTS or any other permanent benchmark approved by the engineer in charge. As we all know, सर्वेइंग में हम पढ़ भी चुके हैं इससे पहले, सर्वेइंग 1 सर्वेइंग 2 में, कि अगर कोई भी आप सर्वे स्टार्ट करते हैं तो एक बेंचमार्क आप मानते हैं जो मेन पॉइंट होता है आपका, सेंटर पॉइंट, उसके थ्रू आप उसी के रेफरेंस से सारे पॉइंट आप क्लियर करते चले जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके ये दिखाते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको एक्सकेवेशन करना है या कहाँ पे पिलर देना है, किस पॉइंट के रेफरेंस में, तो एक आपका मेन पॉइंट वहां पे जस्टिफाई किया जाता है। क्लियर? द कॉन्ट्रैक्टर शैल सप्लाई लेबर एंड मटेरियल फॉर सेटिंग आउट एंड मेकिंग प्रोफाइल्स एंड burgess for the work at his own cost at the time shall be maintained during the excavation work. Clear? Now we are going for excavation. It is clearly said the contractor shall notify the engineer in charge before starting excavation and before the ground is disturbed. To enable him to take existing level for the purpose of measurement, the ground level shall be taken at 5 to 15 meters interval in uniform sloping ground and at closer distance where local mounds, pits, undulations are met with as directed by the engineer in charge. The ground level shall be recorded in field book and plotted on plans, which shall be signed by the contractor and the engineer in charge before the earthwork is actually started. So it is clear that जो भी आपका अर्थवर्क या एक साइट है वहां पे स्टार्ट करने से पहले कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो कि पर्टिकुलर हर एक काम को पॉइंट आउट करती हैं, और वो इंजीनियर इंचार्ज और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन से एक्सकेवेशन स्टार्ट होता है। The item in the schedule of quantity shall be specify the excavation in trenches or over areas. For the purpose, the excavation for any depth is in trenches for foundation not exceeding 1.5 meter in width and or 10 square meter, or plan shall be described as excavation in foundation trenches. Excavation exceeding 1.5 meter in width as well as 10 square meter or plan and exceeding 30 centimeter in depth shall be described as excavation over areas. Excavation exceeding 1.5 meter in width as well as 10 square meter area but not exceeding 30 meter in depth shall be described as surface excavation. It means अगर आप कहीं पे भी excavation आप करा रहे हैं तो या कर रहे हैं तो excavation की जो depth होगी वो 1.5 मीटर होगी maximum, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब है, और उसका जो 1.5 मीटर जो डेप्थ होगी उसका स्क्वायर मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे कितना एरिया आपने एक्सपेक्ट किया है वो बेसिकली आता है 10 स्क्वायर मीटर। क्लियर? और अगर 1.5 मीटर है और 10 स्क्वायर मीटर से 30 सेंटीमीटर तक के बीच उससे ज्यादा नहीं बढ़ती है, then it shall be described as surface excavation. Now we are going for classification of earthwork. The earthwork shall be classified under the following main categories and measured separately for each category. All types of soil, मुर्रम, बिल्डर, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। अर्थवर्क में क्या आएगा आपका, जितना भी आप जमीन के अंदर जो भी आप डिग कर रहे हैं या एक्सकेवेट कर रहे हैं, दैट विल बी क्लासिफाइड एज अर्थवर्क। अब वो चाहे आप डिगिंग कर रहे हैं उसमें मिट्टी निकालें, पत्थर निकालें या जो भी निकाल रहे हैं आप, क्या क्या उसमें से अर्थवर्क से आ सकता है जो आप डिग करेंगे वो भी यहाँ पे क्लासिफाई है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मुर्रम एंड बाउल्डर्स। This indicates earth, moram, top deposits of agriculture soil, reclaimed soil, clay, sand, or any combination thereof, soft and hard moram, shingle, etc., which is loose enough to be removed with spades, shovel, or pickaxes.
boulder not more than 0.03 cubic meter in volume found during the course of excavation shall also fall under this classification. देखिए बेसिकली ये पॉइंट आपका ये शो कर रहा है यहाँ पे कि जब भी आप एक्सकेवेट करेंगे तो सॉइल होगी, मुर्रम होगा और बॉल्डर्स होंगे। बॉल्डर मतलब पत्थर होते हैं थोड़े थोड़े जो जमीन जो आपकी होती है वो प्रॉपर लेयरिंग में होती है ना, अर्थवर्क अर्थ होता है आपका, वो कई सारी छोटी छोटी लेयर से मिलकर बना होता है। अब कहीं पे पार्टिकल्स बड़े हैं, कहीं पे पार्टिकल्स छोटे हैं। बेसिकली होता क्या है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो कि काफी, सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो तो एग्रीकल्चर लैंड होती है आपकी, उससे वो तो उसमें पार्टिकल आपके काफी छोटे होंगे, इजीली डिप हो जाएंगे या इजीली एक्सकेवेट आप कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पार्टिकल्स साइज भी में भी बड़ा होता जाएगा और डेंस होंगे, प्लस रॉक रॉक पार्टिकल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपका बेसिकली हैंड पिक मटेरियल, हैंड पिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनसे आप एक्सकेवेट इजीली नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आपके आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट रॉक। This shall include all materials which are rock or hard, all decomposed, weathered rock, highly fissured rock, old masonry, boulders bigger than 0.03 cubic meter in volume but not bigger than 0.5 cubic meter, and other varieties of soft rock which can be removed only with pickaxes, crowbars, wedges, and hammers with some difficulty. The mere effect that the contractor resort to blasting and or wedging and tilting of a resin of his own shall not mean the rock is classifiable as hard rock. It means जो soft rock होगी उसके excavation को यहाँ पे शो किया गया है और अलग अलग जो बाउल्डर हैं उनके साइज भी दिए गए हैं और इस तरीके से आप एक्सकेवेट कर सकते हैं उसे। Second one is excavation of hard rock. This includes all rocks other than soft rocks mentioned in above paragraph, which means soft rock, occurring in masses, boulders having approximately volume more than 0.5 cubic meter, plain or reinforced cement concrete, which can best be removed by chiseling or wedging, where blasting cannot be permitted owing to any restriction at site. देखिए जब रॉक आपकी हार्ड रॉक हो जाएगी, मतलब हार्ड रॉक उसको तब बोलेंगे जब उसका साइज 0.5 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो रहा है, प्लस वो डेंस भी होगा, तो उसको आप बिना ब्लास्ट के या बिना बड़ी मशीनरी के आप एक्सकेवेट नहीं कर सकते। तो उसको क्लासिफिकेशन हार्ड रॉक में कर दिया गया है कि अगर साइज इसका जो ब्लेंडर जो आपका बाउल्डर्स हैं अगर उसके साइज को आप 0.5 क्यूबिक मीटर है या उससे ज्यादा है तो आप उसको हार्ड रॉक में क्लासिफिकेशन में डालोगे और उसके लिए आप स्पेशल मेथड्स यूज करेंगे फॉर एक्सकेवेशन। नाउ एक्सकेवेशन इन हार्ड रॉक बाय चिजलिंग एंड वेजिंग, वेयर जहां पे देखिए बेसिकली हार्ड रॉक को रिमूव करने के भी क्या जमीन के अंदर ब्लास्ट कर दीजिए, तो ब्लास्ट के थ्रू कई सारे अंदर जो हार्ड रॉक होगी वो अपना ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसको आप एक एक करके एक्सकेवेट कर लेंगे। बट कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप ब्लास्ट अलाउ नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया मान लीजिए कोई है और आप वहाँ पे एक ही आपको कम्युनिटी सेंटर बनाना है तो वहाँ पे आप ब्लास्ट नहीं कर सकते ना, उसके लिए आप चिजलिंग और वेजिंग प्रोसेस अपनाएंगे। क्लियर? All the excavated hard rock obtained shall be stacked properly and neatly within the specified lead by the contractor as directed by the engineer in charge. Excavation. The excavation under all classification in areas, in trenches or in pits shall be carried out symmetrically. मतलब जो भी आप एक्सकेवेट करेंगे अगर आपको फाउंडेशन भी करनी है तो वो आप सिमेट्रिकली करेंगे, हर जगह बराबर, ये नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो वो आप equally करेंगे हर कहीं। Cutting shall be done from top to bottom and not underpinning or undercutting will be allowed. The bottom and sides of excavation shall be dressed to proper level, slopes, steps, camber, etc. By removing high spots and ramming throughout as directed by the engineer, all the excavation shall be carried out strictly to the dimension given in the drawing. It means जो भी आपकी ड्राइंग दी है उसी के रिगार्डिंग आप सारा एक्सकेवेशन वर्क करेंगे। क्लियर? द विड्थ शैल जनरली बी ऑफ अ विड्थ ऑफ
mud mat concrete and depth as shown in drawing or as directed by the engineer according to the availability of the desired bearing capacity of soil. ये यहाँ पे आप जो डेप्थ की बात कर रहे हैं कि आप कितनी डेप्थ तक उसको आप एक्सकेवेट करेंगे, वो डिपेंड करता है बेसिकली आपकी सॉइल क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप सॉइल मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो सॉइल क्लास जो होती है टाइप ए बी सी या टाइप 1 2 3, उसी के रिगार्डिंग आप फाउंडेशन देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, और अलग अलग फाउंडेशन या जिस भी टाइप की फाउंडेशन आपको किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आप उसी बेसिस पे आप एक्सकेवेट करेंगे उतनी ही डेप्थ तक किसी भी फाउंडेशन को। डिपेंड्स ऑन सॉइल कंडीशन या सॉइल टाइप फाउंडेशन दी जाती है, वही एंड वाइस वर्सा। Engineer is charged accordingly to availability of the desired bearing capacity of soil, as I discussed. Any excavation, if taken below the specified depth and levels, the contractor shall, at its own cost, fill up such overcut to specified level with cement concrete. इसका रेशियो अलग से स्पेसिफाइड है all types of soil में 1:4:8, and with the cement concrete अगर आपको बेसिकली सॉइल टाइप डिफाइन नहीं है या वहां पे दिक्कत आ रही तो आप 1:4:8 करेंगे, और अगर केस आएगा सॉफ्ट सॉइल और सॉफ्ट और हार्ड रॉक का, तो आप वहां पे सीमेंट कंक्रीटिंग करेंगे 1:2:4 रेशियो की। After the excavation is completed, the contractor shall notify the engineer so that the effect of no further work shall be taken up until the engineer in charge has approved the depth and dimension and also the nature of foundation materials, levels and measurements shall also be recorded prior to the taking up by further work. It means जो भी इंचार्ज होगा आपके इंजीनियर साइट का, साइट इंजीनियर जो भी होगा, वो आपका एक डेप्थ डिफाइन करेगा, प्लान के थ्रू देख के वो कॉन्ट्रैक्टर से बताएगा कि हाँ इतनी डेप्थ तक आपको एक्सकेवेट करना है। अगर वो डेप्थ मतलब सॉइल का केस आएगा तो आप वहां पे सीमेंट कंक्रीटिंग कराएंगे। अगर ज्यादा एक्सकेवेट करते हैं, गिवन डेप्थ से ज्यादा एक्सकेवेट करता है, ये पूरा डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर पे या इंजीनियर पे। और अगर गिवन चार्ट में जो डेप्थ आपकी गिवन है उससे ज्यादा अगर एक्सकेवेट कर रहे हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के केस में आप 1:4:8 की कंक्रीटिंग कराएंगे, और अगर वहां पे हार्ड रॉक या सॉफ्ट रॉक का केस बनता है तो वहां पे आप कंक्रीटिंग कराएंगे 1:2:4 की। ये सब क्लियर होने के बाद फाइनल इंस्पेक्शन के बाद साइट विल बी ओके। आप फर्दर उसमें अर्थवर्क के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, फाउंडेशन वर्क। शॉर्टिंग unless separately provided for the schedule of quantities, the quoted rate of excavation shall include excavation of slopes to prevent falling in soil by providing and or fixing, maintaining and removing of shorting, bracing, etc. The contractor would be responsible for the design of shorting, for proper retaining of the sides of trenches, pits, etc. With due consideration of the traffic, superimposed loads, etc., shorting shall be sufficient strength to resist the pressure and ensure safety from slips and to prevent damage to work and properly and injury to persons. It shall be removed as directed after items of which it is required and completed should the slips occur. The slipped material shall be removed and sloped rest to a modified stable slope. Removal of slipped earth will not be measured by payment for payment. It means मान लीजिए अगर आप कहीं पे डिग कर रहे हैं और एक्सकेवेट करना है आपको, तो उसके लिए आप डिगिंग करेंगे ही करेंगे। तो डेप्थ अगर ज्यादा है तो वहां पे स्लिप फिनोमेना आने लगता है। इट मींस कि अगर बार बार एक मान लीजिए आपका पोर्शन है, उसको आपने एक्सकेवेट कर दिया और वो वहां पे जगह है, खाली है, तो और बगल से ही रोड या कोई लाइव लोड बार बार उस पर आ जा रहा है, तो वहां पे स्लिप कॉन्सेप्ट आ जाएगा और वो जो आपने एक्सकेवेट प्रॉपरली किया है वो प्रॉपर नहीं जाएगा। स्लिपिंग फिनोमेना के थ्रू थोड़ा थोड़ा वहां पे स्लाइड्स हो जाएंगी और वो वापस भरने लगेगा साइड वाले मटेरियल से। उसके लिए क्या करते हैं आप, शॉर्टिंग फिनोमेना का यूज करते हैं। और ये यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब है कि शॉर्टिंग फिनोमेना जो आप ले रहे हैं उसका पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है मेजरमेंट में। नेक्स्ट जो दिक्कत आएगी दैट इज वाटरिंग। अगर मान लीजिए आप सर्टेन डेप्थ तक वाटर
वो सॉरी सर्टेन डेप्थ तक आप एक्सकेवेट कर रहे हैं और वाटर लेवल कहीं का बहुत ऊपर है, सो वाटर इजिली वहां पे आ जाएगा आपका। उसके लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको डिवाटरिंग करनी पड़ती है कई बार, के लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसमें। अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर a separate item of schedule of quantities, rate shall also include bailing or pumping out water which may accumulate in the excavation during the progress of further work, such as mud, mat, concrete, RC footings, shuttering, etc., either due to seepage, spring rain, or any other cause of dividing surface flow by bunts or other means. Care shall be taken to ensure that the water discharge sufficiently away from the foundation, keep it free from nuisance to other work in the neighborhood. क्लियर है? मान लीजिए आप एक्सकेवेट ज्यादा सर्टेन डेप्थ तक आपको करना है, कुछ ज्यादा डेप्थ तक, और अगर आपका वहां से वाटर फ्लो हो गया तो उसकी वहां से आपको पानी हटाना पड़ेगा, डिवाटरिंग करेंगे आप उसकी, और इसका प्रॉपर अरेंजमेंट पूरा देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स। Any finds of archaeological interest such as relics of antiquity, coins, fossil and other articles of value shall be delivered to the engineer in charge and shall be property of the government. ये रूल्स होते हैं कि अगर आपको वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल चीजें मिलती हैं, देन इट विल गोइंग टू द गवर्नमेंट। यूजफुल मटेरियल्स, अगर वहां से कुछ दिक्कत होती है उसका क्या करना है आपको, एनी अदर मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सकवेशन व्हिच इज ओपिनियन ऑफ द इंजीनियर इन चार्ज इज यूजफुल shall be stacked separately in regular stacks and directed by the engineer in charge and shall be the property of government. No material excavated from the foundation trenches of whatever kind they may be are to be placed even temporarily nearer than about 3 meters from the outer edge of the excavation. Discretion of the engineer in charge in such cases is final. All materials excavated will remain properly in the department. Rate of excavation includes sorting out the useful materials and stacking them separately as directed within the specified lead. It means अगर कोई भी यूजफुल मटेरियल आपका एक्सकेवेट करते वक्त मिल जाता है तो वो इंजीनियर इंचार्ज को इन्फॉर्म करने के बाद ही उसको सेपरेटली स्टोर कर लिया जाता है और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्लियर? Materials suitable and useful for backfilling or their use shall be stacked in convenient place, but not in such a way as to obstruct free movement of materials, workers and vehicles, or encroach on the area required for constructional purposes. It shall be used to the extent required to completely backfill the structure to original ground level or other elevation shown on the plan or as directed by the engineer. Material not useful in any way shall be disposed of, leveled and compacted as directed by the engineer. It means अगर आप जब भी excavate कर रहे हैं तो कोई भी अगर useful material मिलता है तो पहली चीज तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसको पहले अलग आप स्टोर कर लेंगे, और अगर वो मटेरियल आपका यूज करने लायक है तो वो इंजीनियर डायरेक्ट करता है कि उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर कोई अननेसेसरी टर्म्स या अननेसेसरी चीजें उसमें से निकल के आ रही तो बेसिकली उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, या बेसिकली लेवलिंग के लिए वो सारा मटेरियल यूज कर लिया जाता है आपका। एक टर्म इसमें यूज हुआ है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग ये कह देंगे आप कि जब आप फाउंडेशन के लिए सर्टेन डेप्थ तक डिग करते हैं, उसके बाद एक्सकेवेट करते हैं, उसके बाद आप उसमें फाउंडेशन पूरी कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप जब ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं तो उतना एक पोर्शन आपको वापस सॉइल से भरना पड़ता है, या जो भी वहां से आपने डिग किया वो वापस आप उसी में फिल करेंगे। दैट इज नोन एज बैक फिलिंग। नेक्स्ट वन इज backfilling in sides of foundation, plinth, under floor, etc. The backfilling shall be done after the concrete or masonry has fully set and shall be done in such a way as not to cause under thrust or any part of structure where suitable excavated materials to be used for backfilling. इट मीन्स जैसा कि मैंने अभी बताया था, आपको पूरा डिस्कस भी किया है कि बैक फिलिंग में आप यही करेंगे कि पूरी फाउंडेशन जब आपकी इजीली जब वहां पे आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे और वो सूख जाएगी, इट मीन्स
कंस्ट्रक्शन एक आध दिन का हो जाएगा, उसके बाद आप जो ग्राउंड लेवल तक आने के लिए जितना भी मटेरियल है वो आप वापस भरेंगे, दैट इज नोन एज backfilling. It shall be brought from the place where it was temporarily deposited and shall be used in backfilling. The scope of work for backfilling in foundation, plinth, floor level, etc. shall include filling for all the building covered under the contract. Surplus earth available from one building, if required, shall be used for backfilling for other buildings, also with the specified lead mentioned in the item. All timber, shoring and form work left in the trenches, pits, floor, etc. shall be removed after. जो भी आपका टिम्बर या जो भी आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आपके यूज हैं वो सारे वहां से हटा के उसमें आप वापस बैकफिलिंग कर सकते हैं प्लिंथ तक आने के लिए. क्लियर? All removed after their necessary cease and trash of any sort shall be cleared out from the excavation. All the space between foundation masonry or concrete and the sides of excavation shall be backfilled to the original surface with approved materials in layers not exceeding 150 mm in thickness, watered and well consolidated by means of rammers to at least 90% of the consolidation. Area inaccessible to mechanical equipment such as area adjacent to the walls and columns shall be tamped by hand rammer or hand held power rammers to the required density. It means कि जो भी आपने एक्सकेवेट किया था, अब जब एक्सकेवेट किया था तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन सॉइल की प्रॉपर्टी ये है कि वो स्टार्टिंग में डेंस नहीं होगी जब तक उस पर लोड नहीं लगेगा. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जहां तक इक्विपमेंट से हो सकता है इक्विपमेंट से, या फिर ऐसे कॉर्नर जहाँ पे आपका वाइब्रेटर या रूलर या जो भी ऐसी चीजें जो उसको कंसोलिडेट कर दें, एकदम कंप्रेस कर दें, वो इक्विपमेंट जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां पे आप हैंड हैमर या हैंड टैंपिंग के थ्रू उसको आप कंप्रेस करते हैं और एयर वॉइड्स क्लियर करते हैं वहां के सॉइल के अंदर के आने वाले. The backfilling shall be uniform in character and free from large lumps, stones, shingle or boulders not larger than 75 mm. यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई है कि बैक फिलिंग आप जो भी करोगे वो 75 mm से ज्यादा पार्टिकल साइज नहीं होना चाहिए. एंड बेसिकली करते ये है कि जो एक्सकेवेट करेंगे वापस तो वही बैकफिल करेंगे ना आप, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि जब आप यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती, कहीं पार्टिकल बड़ा कहीं पार्टिकल छोटा, तो इसलिए ये कर दिया गया है कि बॉर्डर साइज फिक्स कर दिया गया है कि 75 mm से ज्यादा बॉर्डर का साइज नहीं होना चाहिए अर्थ बैकफिलिंग करते वक्त. और कोशिश ये करी जाती है कि बैकफिलिंग जो हो रही है वो यूनिफॉर्म इन नेचर हो, मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, जो पार्टिकल साइज है वो बेसिकली सेम रहे, कहीं बड़ा कहीं छोटा होगा तो जब आप कंसोलिडेशन में दिक्कत आएगी, प्लस कंप्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा. The backfilling in plinth and under floor shall be well consolidated by means of mechanical or hand operated rammers as specified to achieve the required density. Tests to establish proper consolidation as required will be carried out by the Department of Rate specified. 2 tests per 50 square meter will be taken to ascertain the proper consolidation. The cost of tests carried out will be recovered from the contractor's bill. It means कि जब भी आप बैकफिलिंग करोगे तो वापस उसका टेस्ट होता है कि हाँ वो कंसोलिडेट कितना हुआ है. सेकंड थिंग, उसके लिए 50 स्क्वायर मीटर पे 2 टेस्ट किए जाते हैं. 50 स्क्वायर मीटर पे 2 टेस्ट कि हाँ वो कितना कंसोलिडेट हो गया और फाउंडेशन आपकी जो है वो पहले जैसी डेंस है कि नहीं है, वो उतनी बेयरिंग कैपेसिटी उसकी है कि नहीं है. दैट्स इट. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लिंथ और अंडर फ्लोर के चीजों को फिलिंग जो है बैक फिलिंग होगी, उसकी फिलिंग होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.